हेलो। आज हम आईसीएससी एग्जामिनेशन क्लास 10 हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस का पार्ट है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तो इसके एक एस्पेक्ट को देखेंगे और इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, व्हाट इज नेशनलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस दैट emerge when people living in a common territory share the same historical, political and cultural background, have the same values and consider themselves as one nation. It means if in a particular region अगर जो पीपुल्स हैं वो बिलोंग करते हैं एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से, उनका कल्चरल जो सिस्टम है वो एक है, साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल कह सकते हैं जो सिनेरियो है वो भी एक है, तो एक दूसरे से वो वननेस की जो फीलिंग आती है दैट इज नोन एज नेशनलिज्म. But in my words, you can simply write that what is nationalism? Nationalism is a common cementing force. जैसे सीमेंट क्या करता है कि दो ईंट को आपस में जोड़ देता है, ठीक है, उसी तरीके से जो नेशनलिज्म है, ठीक है, दो डिफरेंट लोगों के प्रति आपस में लव कह सकते हैं, लव की जो इमोशन होता है उसको लाता है या फिर एक साथ जुड़ाव को बनाता है. ठीक है, तो नेशनलिज्म इज अ कॉमन सीमेंटिंग फोर्स विच कैन ज्वाइन टू अदर्स पीपुल्स. जो दो लोग हैं या फिर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ आपसी जुड़ाव को बढ़ाता है. ठीक है, तो व्हाट इज नेशनलिज्म हो गया, आप समझ गए कि नेशनलिज्म क्या है. अब अगर हम बात करें कि फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में क्या कारण था कि नेशनलिज्म का ग्रोथ हो गया, तो अगर हम इसको समझना चाहें तो आप देखोगे 1857 के आसपास इंडिया में एक बड़ा रिवॉल्ट होता है. ठीक है, 1857 की जो क्रांति है, एक रिवॉल्ट होता है, और वो रिवॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के लोगों का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साथ ही साथ हम कहें सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. ठीक है, तो जब किसी आदमी की आप रोटी छीनेंगे, साथ ही साथ उसके कल्चर पर आप चोट करेंगे और साथ ही साथ उसका जो सोशल बैकग्राउंड है उस पर जब आप चोट करेंगे ना, तो वो उसका विरोध करेगा. ठीक है, और वो उसका विरोध करेगा तो उसका परिणाम हुआ 1857 की क्रांति. लेकिन इसी तरीके से जब कॉमन सबका एक ही तरीके का जब कह सकते हो कि सब पे एक ही तरह का आप जब जोर लगाओगे, सबको एक ही तरह से आप जो है कह सकते हो डिमोरलाइज करोगे, ठीक है, या एक्सप्लॉइट करोगे, तो वो सब भी एक साथ जुड़ेंगे ना. तो इंडिया का जो नेशनलिज्म था वो ऐसे ही हुआ. तो मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा इंडिया में अचीवमेंट रहा है वो इंडियन नेशनलिज्म रहा है. आखिर ये मिड 18th सेंचुरी में ही क्यों हुआ, इसको अगर हम समझें, क्या मिड 18th सेंचुरी के पहले इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था? तो जी हाँ, मिड 18th सेंचुरी के पहले इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था. क्यों? क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे तो अलग अलग किंगडम में डिवाइड था. यू कैन जस्ट लुक एट साउथ, आप देखोगे मैसूर किंगडम अलग था, हैदराबाद किंगडम अलग था. ठीक है, इधर बंगाल अलग प्रोविंस था. ठीक है, बंगाल एक अलग किंगडम था. जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने उसको अपना हिस्सा बनाया, उसके पहले तो वहाँ नवाब सिराजुद्दौला थे. ठीक है, तो ये सब अलग अलग है और सबका जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है उनका जुड़ाव अपने राजा के प्रति है. पूरा एक इंडिया का जो एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है सबका आपस में जुड़ाव नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडिया में कॉमन कल्चर नहीं है. अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग लैंग्वेज बोली जाती है. और साथ ही साथ सबका कल्चर में अगर हम देखें, कल्चर में क्या क्या होता है, कल्चर में होता है लैंग्वेज, खान पान, ट्रेडिशन होता है. ठीक है, और साथ ही साथ उनका रिलीजियन होता है. क्या इंडिया में सब कुछ एक जैसा है? होमोजेनिटी नहीं है, इंडिया में हेट्रोजेनिटी.
ठीक है। तो इस हेट्रोजेनियस मतलब जो है कि सिस्टम को एक करना था ना, तो इसके लिए कॉमन सीमेंटिंग फोर्स का वर्क क्या किया, अगर इसको हम देखें तो क्या किया, तो कैसे हुआ। तो तीन कारण थे, तीन तरीके से अंग्रेजों ने हमें सप्रेस किया, दबाया, और वो तीनों कारण एक कॉमन सीमेंटिंग फोर्स का काम किया कि लोग एक दूसरे से जुड़े और जुड़ करके इंडियन नेशनलिज्म का जो है कि प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहला जो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा जो फैक्टर है वो है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, और थर्ड जो है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। हालांकि और भी कई रीजन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज भी हैं, ठीक है, फिर कुछ अंग्रेजों की पॉलिसीज भी हैं जिनके कारण जो है इंडियन नेशनलिज्म बन सका। जैसे अगर हम देखें ना, एक काज मैं बता देता हूँ आपको, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बस सिंपल देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया ना, इंडिया में लैंग्वेज होमोजेनिटी नहीं है, नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज अलग है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज अलग है। तो मान लो कि दो लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, साउथ इंडिया के आदमी का और इधर नॉर्थ इंडिया के आदमी का, तो क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे? वो तमिल बोलेगा और इधर जो है हिंदी बोलेगा, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई तो कम्युनिकेशन क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक, दूसरी बात, अंग्रेजों ने एक और काम किया था, रेलवे बनाया। तो रेलवे बनाने से मूवमेंट आसान हो गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने भी लगे और जाके देखने लगे, अरे सिर्फ हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, इधर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स उत्तर प्रदेश जो सेंट्रल प्रोविंस है, यहाँ का इंसान ट्रेन से आराम से जा सकता था ना, साउथ इंडिया भी, तो जाके देख रहा है कि यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो एक तरीके से जब दोनों लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो दोनों लोगों में आपस में क्या आएगा? वननेस की फीलिंग आएगी, अरे हम भी दबाए जा रहे हैं, हम भी दबाए जा रहे हैं। नहीं कहते हैं कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो यहाँ सबके दुश्मन कौन थे? अंग्रेज थे। अब कैसे सप्रेस कर रहे थे? तो आपके सिलेबस में तीन काज देखे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, और थर्ड है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे आप? सिंपल आप याद रखना है, अगर इसको तो एक ट्रिक भी बना सकते हैं, ERS, या फिर ऐसे कहिए कि किसी भी इंसान को सबसे पहले अर्थ, इकोनॉमी, पैसा अगर आप उसका छीन लोगे, ठीक है, तो तुरंत गुस्सा होगा कि नहीं गुस्सा होगा? छोटे बच्चे से भी पैसा छीन लोगे तो गुस्सा होगा, मारने दौड़ता है ना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, आप किसी बच्चे को झूठी में थप्पड़ मारे जा रहे हो, थप्पड़ मारे जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, रिप्रेस किए जा रहे हैं, एक बार उसका विरोध होगा ना, छोटा बच्चा नहीं, किसी भी इंसान को जब आप दबाओगे ना तो एक साथ विरोध करेगा। थर्ड है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, मान लो कोई बेरोजगार आदमी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो समाज में क्या करेगा? खलिहर है ना वो, तो खलिहर आदमी के दिमाग में कई सारी बातें आती रहती हैं, अरे यार उसको मार दिए होते ना तो सही रहता, पैसा नहीं मिला, चलो चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो सोशल इल आती है ना, तो इससे आप इसको याद करोगे, हालांकि वो इल नहीं आई है यहाँ पे। तो कौन कौन से मतलब फैक्टर्स रहे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, सेकंड रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, और थर्ड क्या होगा? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। याद हो गया तीनों? ठीक, अब हम एक एक को देखेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ इंडियंस का। ठीक है, तो सबसे पहले है द पीजेंट्स। किसी भी इकोनॉमी में बेसिक पिलर जो होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी का बेसिक पिलर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर करता कौन है? फार्मर्स करते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, उनके ऊपर जो भी उनके पास जो लैंड थी ना, उस लैंड पर भारी लैंड रेवेन्यू था, मतलब टैक्स देना पड़ता था। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब जैसे मान लो कि गेहूं ही उगा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा पार्ट अंग्रेजों को देना पड़ता था। अब मान लो कोई 100 kg किसी का या फिर 1 क्विंटल गेहूं होता है, और उसका अगर उसको आधे से ज़्यादा अंग्रेजों को देना पड़ जाए, टैक्स देना पड़ जाए, तो उसके खेती करने का फायदा है। तो आदमी के प्रति उस आदमी को गुस्सा रहेगा कि नहीं गुस्सा रहेगा? गुस्सा रहेगा ना कि अरे यार ये नहीं रहता ना तो हमारा सारा का सारा प्रोड्यूस बच जाता, झूठी में हमारा सारा का सारा गेहूँ लेके चला जा रहा है कि नहीं, पता नहीं कहाँ से आ जाता है।
और सोचो फैमाइन आ जाता था ना, अकाल आ जाता था, उसके बाद भी टैक्स वसूल लेते थे अंग्रेज। कि मतलब इनका पैदा नहीं हुआ है उससे नहीं मतलब है, हमें इतना चाहिए तो चाहिए, चाहे आप पैसे दीजिए। और अगर नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें हड़प के किसी और को दे देते थे। तो किसानों को दबाया जा रहा था ना, एक बड़ा ये रीज़न था। दूसरा जो किसी भी सोसाइटी में क्लास होता है वो बिजनेस क्लास होता है, और उसमें थे वो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन। बिजनेस में मतलब इकोनॉमी में आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन कौन थे? यहाँ पर दस्तकार हैं और हथकरघा उद्योग वाले हैं। इंडिया में एक्चुअली उस समय ना कॉटन प्रोडक्शन होता था, आप जानते हो अभी भी होता है। तो मेनली कॉटन प्रोडक्शन से लोग टेक्सटाइल्स के काम करते थे, कपड़ा वगैरह बनाते थे, ठीक है। अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जो इंडिया के टेक्सटाइल था सिस्टम था, जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन थे, इनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, ठीक। अब एक और सिस्टम इसका हुआ, जब इनकी इंडस्ट्रीज खत्म हुई होगी तो इससे बेरोजगार हुए लोग कहाँ गए होंगे? एग्रीकल्चर में गए होंगे ना, किसान बने होंगे ना, तो ये और ज़्यादा लैंड पे बोझ आया होगा ना। ये दोनों जब एक दूसरे से मिले होंगे और दोनों बात किए होंगे तो क्या कहे होंगे कि अरे यार अगर अंग्रेज नहीं आए होते ना तो हमारा काम हो जाता। सोचो हम कमा रहे थे अच्छे से, ये आ गए और इनके आने के बाद देखो तुमको तो पहले ही से टैक्स ले रहे हैं सब ऊपर से, हम भी इसी में आ गए हैं, तो हम दोनों लोग को दिक्कत है। तो अब ये दोनों लोग आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? दोनों एक साथ हो जाते हैं, इनको हटाते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। तो आप इसको और अच्छे से समझना चाहें, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के साथ और क्या हुआ, उन्होंने किया क्या, जैसे इंडिया का कपड़ा ना ब्रिटेन जाता था बिकने, इंग्लैंड जाता था बिकने, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंडियन कपड़ों पर ड्यूटी टैक्स लगा दिया, भारी टैक्स लगा दिया। तो इंडिया का कपड़ा उधर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था यूरोप में 1779 में, तो वो क्या करने लगे कि इंडिया से कॉटन खरीदते थे और ले आके अपने यहाँ कपड़ा बनाते थे, ठीक है, और ले आकर इंडिया में सेल करते थे। तो जब वो इंडिया में अपना कपड़ा सेल करेंगे तो इंडियन लोगों की जो इंडस्ट्रीज होंगी वो तबाह नहीं होगी, खत्म होगी ना, वो एक कारण था। दूसरी बात थी द वर्किंग क्लास। असल में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज भी लगानी शुरू की, अपनी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सेट करनी शुरू की, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर क्या हुआ कि इंडिया में एक नया क्लास डेवलप हुआ, दैट इज वर्किंग क्लास, जो उस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करते थे, जाके काम करते थे, ठीक है। और इस वर्किंग क्लास का ना बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटेशन होता था। कैसे? 8 घंटे का नॉर्मल ड्यूटी होना चाहिए, उनसे 14-14 घंटे काम ले रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मजदूरी के नाम पे बहुत कम पैसे मिलते थे, जो उनको जॉब का सैलरी मिलता था दैट वाज वेरी लो सैलरी, दे गेट वेरी लो वेजेस फॉर देयर वर्किंग आवर्स। अपने वर्किंग आवर्स के लिए बहुत कम पैसे उनको मिलते थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं, एक्सप्लॉइटेशन है। तीसरा जो है वो है द एजुकेटेड इंडियंस। अब इसमें क्या है, पढ़े लिखे भारतीय, जो पढ़ लिख के आदमी तैयार होता था उसके लिए एक ही काम था, और वो काम क्या था, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब जिसको नहीं मिली, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई ना कि गवर्नमेंट जॉब में भी जब ये लोग जाते थे ना तो अंग्रेज उसी पोस्ट पे होता था तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, और अगर कोई इंडियन है उसी पोस्ट पे तो उसको सैलरी कम मिलती थी। तो क्या एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन होगा ना। वो देख रहा है कि एनी बेंथम है, उनको सैलरी 20,000 मिल रही है, और इधर मार्क वुड है तो उनको 50,000 मिल रही है, और उसी सेम पोस्ट पर राहुल कुमार है तो उनको 1,500 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो क्या राहुल कुमार को मार्क वुड से नफरत होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं? और ऐसे कई सारे लोग एक साथ काम कर रहे होंगे ना, एक तो ये रीजन था। दूसरी बात ये थी कि जॉब मिलती नहीं थी इंडियंस को, जो पढ़े लिखे लोग थे। तो इनको लगा कि अरे यार हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमें बताओ जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, ठीक है। तो ये एक कारण था। और दूसरी चीज़ जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो ये भी देख रहे थे कि इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब हमारे प्रोडक्ट बन नहीं पा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ आके हम ही को बेच के हमारे ही पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा कि नहीं सोचेगा, तो उसको ये भी लग रहा था कि ये बाहरी हैं और हमारा क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये कारण। तो अगर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में नॉर्मली आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ
जो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में 2 नंबर में। हाँ, मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन पूछा है, मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो क्या 2 कारण आप दे सकते हो? द पीजेंट्स एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज दे हैव टू पे हैवी टैक्सेस ऑन देयर लैंड, ओके, फ्रॉम देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ओके। या फिर ये कह सकते हो कि दे हैव टू पे अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द ब्रिटिशर्स। मतलब उनको अपना एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का उसका लार्ज पार्ट किसको देना पड़ रहा था? उनको देना पड़ रहा था। एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या दे सकते हो? द आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन इंडस्ट्रीज वर गेटिंग, कह सकते हो कि वो तबाह हो गए, ठीक है, गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ये तबाह हो। 2 कारण हो गए, तो हो गया आपके 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन है, ये तो खैर इसका नहीं है। फिर इससे एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, देखो ये एक और कारण निकल सकता है कि हाउ पीजेंट्स वर, कह सकते हो कि इन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। आपको सारे काज लिखने के लिए भी कह सकता है, तो कौन कौन से लिखोगे? द पीजेंट्स, द आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, द वर्किंग क्लास और द एजुकेटेड इंडियंस, दे ऑल आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक काज अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ले जाएंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज की, ठीक है। तो ये रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज कैसे थी और ये क्या है? एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ना, तो वो प्रमोट कर रहे थे अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, वो अपने तरीके से इंडिया को रूल करना चाहते थे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इंडियन लोगों को लगने लगा कि ये हमारे लिए सही व्यक्ति नहीं है, इनको हटाने की जरूरत है, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज भी ऐसी थी कि लगने लगा कि एकदम ये सब हमें हटाने। जब कैसी पॉलिसीज थी? देखो, सबसे पहली पॉलिसी है ग्रांड दिल्ली दरबार। 1977 में इंडिया के गवर्नर थे लॉर्ड लिटन, वायसराय थे लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 तक रहे हैं। इसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि इंडिया नेशनलिज्म का मतलब जो डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहला इसने काम किया ग्रांड दिल्ली दरबार। ग्रांड दिल्ली दरबार लगाया। दिल्ली दरबार में क्या था कि ये प्रूव किया गया कि जो ब्रिटेन की महारानी है वो इंडिया की भी महारानी होगी, बिकॉज इंडिया इज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश टेरिटरी, ओके, सो दैट ब्रिटिश एम्प्रेस विल बी एम्परर ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उस समय 1 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे इस पूरे काम में, ठीक है, दिल्ली दरबार में। और उस समय हुआ क्या था कि भारत में फेमाइन आया था, इंडिया में अकाल पड़ा था। सोचो, अकाल पड़ा है और आप लाख रुपए खर्च कर रहे हो, किसी को एम्परर साबित कर रहे हो, उसको महारानी साबित कर रहे हो, तो लोगों को जलन होगी कि नहीं, प्रॉब्लम होगी कि नहीं? अरे यार बताओ, इधर मामा हमको पैसा खाने को रोटी नहीं मिल रही, इधर ये दरबार लगाया है कि नहीं? तो ये दिक्कत। दूसरी बात वर्नाकुलर प्रेस है। ये वर्नाकुलर होता है मातृभाषा। असल में क्या होगा कि मराठी लैंग्वेज है, चाहे जो है कि बंगाली लैंग्वेज है, अपनी अपनी लैंग्वेज में लोग ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो है चीजें लिखने लगे, आर्टिकल्स लिखने लगे। अब एक बात समझो, अगर उस समय इंडिया के कितने लोग पढ़े हुए थे, इंग्लिश कितने लोग पढ़े हुए थे? 2-4% पढ़े हुए थे। मातृभाषा तो लगभग सबको आती रही होगी। तो इन्होंने देखा ना कि जो मदर टंग में जो मतलब जो है अखबार आ रहा है, जो न्यूज़पेपर आ रहा है, उसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट जो है आर्टिकल्स छप रहे हैं और उसमें एक सोम पत्रिका थी, ठीक है। तो उसमें खास करके इस तरीके की चीजें छप रही थी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट थी। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया और 1878 में, और इससे कहा कि जो मतलब जो है कि मातृभाषा में यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक है,
तो उस पर प्रतिबंध लगा दो, वो नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर खास करके उसमें अगर आप ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ लिखेंगे तो और वो नहीं छपने चाहिए। अब सोचो कि जब यहाँ के लैंग्वेज में पेपर नहीं जाएगा तो लोग जान पाएंगे कि क्या न्यूज है क्या नहीं है। ठीक है, तो लोगों को लगा होगा ना कि बस करो, ये पक्का कुछ गड़बड़ घोटाला है, तभी हमारी मातृभाषा में अखबार नहीं छपने दे रहे हैं सर। ठीक है, पेपर नहीं छपने दे रहे हैं, जल्दी मारो इनको, भगाओ, नहीं तो देख रहे हैं तबाह कर देंगे सब। एक चीज ये, तो उसको फिर बाद में लॉर्ड रिपन ने रिपील कर दिया 1882 में, 1882 का जो सन था उसमें इसको लॉर्ड रिपन ने रिपील कर दिया, हटा दिया। फिर इसके बाद देखें एज लिमिट इन आईसीएस एग्जामिनेशन 21 to 90। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता था तो उसमें एज लिमिट 21 साल थी, 21 ईयर थी। तो अंग्रेजों को लगने लगा ना कि 21 साल ज़्यादा उम्र है, इससे इंडियन आ जा रहा है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के एक भाई थे जिनका नाम मेरे ख्याल से सत्यनारायण टैगोर था, वो पहले सिविल सर्वेंट बन भी चुके थे। ठीक है, तो हाँ, नहीं सुरेंद्र भाई नहीं थे मेरे ख्याल से, जो भी नाम है। चलिए, तो मैं जो कह रहा था मतलब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो सबसे पहले सिविल सर्वेंट बन भी चुके थे। ठीक है, और इसके बाद जब इन्होंने देखा कि और कई सारे भारतीय जो है सिविल सर्वेंट बनने लगे, तो इन्होंने क्या किया ना कि एज लिमिट जो 21 साल थी उसको कम करके 19 साल कर दिया। लो अब बनो, अब आओ आईसीएस में। तो अब इंडियन ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे आईसीएस में। तो जब लोगों को लगेगा कि अरे यार हमको आईसीएस बनना चाहिए और देखो एज लिमिट कम कर दी, हम कैसे बनेंगे आईसीएस बताओ। हाँ, हमको आईसीएस बनना चाहिए था, अगर एज लिमिट कम नहीं होती तो आईसीएस बन जाते। और जो आईसीएस की तैयारी उस समय कर रहा होगा उसका नॉलेज तो ज़्यादा रहा होगा ना, तो उसने तुरंत एक दूसरे के प्रति ट्रांसफर करना शुरू किया होगा कि नहीं, कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या हैं, गड़बड़ है, और हम सबको एक साथ होकर क्या करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। और जब एक साथ ये लोग होंगे तो ये क्या होगा, कॉमन सीमेंटिंग फोर्स होगा। और ये कॉमन सीमेंटिंग फोर्स इंडिया में किसका वो बढ़ाएगा, नेशनलिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, कॉमन सीमेंटिंग फोर्स अब समझ में आ गया होगा कि जब दो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो एक साथ मिल रहे हैं, और एक साथ मिल रहे हैं तो वो कॉमन सीमेंटिंग फोर्स बन रहा है और वो इंडिया का नेशनलिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगला है सीपी इल्बर्ट बिल। इसका नाम है, ये एक मतलब जो है कि वायसराय की काउंसिल होती थी, उसमें कई सारे मिनिस्टर्स होते थे। तो वायसराय काउंसिल के मिनिस्टर थे सीपी इल्बर्ट, उन्होंने एक बिल पारित किया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल 1883 में। असल में ये इल्बर्ट बिल जो था ये जब पारित हुआ तो जैसे क्या होता था कि जो ब्रिटिश मतलब जो है कि कोर्ट थी, तो ब्रिटिश कोर्ट में क्या था कि सिर्फ अंग्रेज जज जो है अंग्रेजों के प्रति मतलब जो है कि कह सकते हो कि जो अंग्रेजों के मुकदमे होते थे उसको सिर्फ अंग्रेज जज ही देखते थे, जो ब्रिटिशर्स जज होते थे ब्रिटिश जज ही उसको देखा करते थे। लेकिन हुआ क्या कि सीपी इल्बर्ट बिल में यह किया गया कि जो ब्रिटिश के खिलाफ मुकदमे होंगे, ठीक है, जो भी ब्रिटिश के खिलाफ जुडिशियल मतलब जो है कि प्रक्रिया चलेगी, जो प्रोसेस होगा, उसमें इंडियन जज इंक्लूड होंगे। ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि इंडियंस को हम थोड़ा दिखाएं कि हम पार्शियल हैं, हम पारदर्शी हैं या पार्शियल, और जो जुडिशियरी सिस्टम होगा, जुडिशियरी सिस्टम विल बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जुडिशियरी सिस्टम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अब लॉ मेंबर थे वायसराय काउंसिल के, इसको मैंने बता दिया। अब इससे क्या हुआ ना कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश थे वहाँ के अंग्रेज के मतलब इंग्लैंड के, उनको ऐसा लगने लगा कि अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रिविलेज को बचाने के लिए, ठीक है, कई सारे मतलब नुस्खे निकालने शुरू किए, कई सारे रास्ते निकालने शुरू किए। ठीक है, तो अब लगने लगा भारतीयों को कि देखो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी है, बड़ी मतलब जो है कि मजेदार है। तो ये भी एक कारण था इंडियन नेशनलिज्म के फॉर्मेशन में। तो दो काज हो गए आपके, एक हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा क्या हो गया, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज हो गई। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम इसी में से पूछा जाएगा, आप बस इसको देख लेंगे एक बार, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, 2 इकोनॉमिक कॉज ऑफ नेशनलिज्म फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म के मतलब निर्माण में भारत के 2 इकोनॉमिक कॉज क्या है, तो
मैंने दिखा दिया प्रेजेंट्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और साथ ही साथ आर्टिसन अटैचमेंट का, और आप एजुकेटेड इंडियंस भी लिख सकते हैं, नोट प्रॉब्लम। आगे जो अगला है दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे कल, और साथ ही साथ हम देखेंगे जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, जो आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है।